हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लासेस में। मैं राजकुमार सिंह। आज मैं चैप्टर नंबर 7 NCERT हिस्ट्री बुक क्लास 12 से लेकर आया हूँ। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य, जिसकी जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हुई थी। तो जैसा कि ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्राउनिश कलर है, ये जो क्षेत्र था ये विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रफल हुआ करता था। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करने वाले दो भाई थे, हरियर और बुक्का। इसकी भौगोलिक स्थिति समझ लेते। तो जो विजयनगर साम्राज्य था वो दो नदियों का जो क्षेत्र था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, उस क्षेत्र में फैला हुआ था। और उसके ऊपर का जो कृष्णा नदी थी, ये बहमनी साम्राज्य हुआ करता था यहाँ पर। और पूरा उत्तर की साइड में इधर उड़ीसा, जहाँ पर गजपति जो शासक थे वो राज कर रहे थे। तो यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष रहता था, एक तो बहमनी सल्तनतों के बीच में विजयनगर साम्राज्य और उड़ीसा के गजपतियों के बीच में संघर्ष की स्थिति बनी। तो इस संघर्ष की स्थिति के पीछे क्या कारण थे? तो इन तीनों साम्राज्यों के आपस में उर्वर नदी घाटियों, रायचूर दोआब तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष होता था। इसके बीच आपसी, ऐसा नहीं कि सिर्फ संघर्ष भी हुआ हो, इसके अलावा भी क्या होता था, आपसी विचारों का आदान प्रदान, स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है देखने को। तो ये आपका एक मैप में स्थिति समझ में आ गई आपको, और ये समझ में आ गई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने 1336 में ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उसके शासनकाल के दौरान हुई थी। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और ये जो वीडियो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, और सभी जो देखने वाले हैं वो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको जल्द से जल्द मिलते रहें नोटिफिकेशन, और मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो 14वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच में इसका विस्तार रहा और उसने शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इस पे आज अपन चर्चा करते हैं। तो दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक ने हमला किया। अभी हमला क्यों हुआ था? क्योंकि विद्रोह के परिणाम स्वरूप यहाँ पर आगे चल के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। कैसे होती है? 1336 में हरियर और बुक्का। अब हरियर बुक्का कौन थे? तो ये हरियर बुक्का एक काम्पली राज्य के मंत्री भी थे, और इससे पहले जो काकतीय राजवंश था, मतलब विजयनगर साम्राज्य से पहले दो राजवंश थे, एक तो काम्पल और काकतीय। और काकतीय जो राजा हुआ करते थे उनके सामंत के रूप में हरियर और बुक्का दोनों ने कार्य किया था। और इन्हीं ने आगे चल के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की। और विजयनगर को हम्पी भी कहा जाता है या हस्तनावती, जिसे पंपा देवी जो उनकी देवी हैं वहाँ की, उनके नाम पर ये रखा गया। अब पृष्ठभूमि कैसे डलती है इस पर अपन चर्चा करते हैं। क्या होता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का एक विद्रोही था बहाउद्दीन गुरसप, ये क्या करता है कि दक्षिण की ओर भाग आता है, और मोहम्मद बिन तुगलक इसकी तलाश में आते, और काम्पिल में जब ये राजा के मंत्री थे हरियर और बुक्का, तो पाता है कि हरियर बुक्का के पनाह लिए हुए हैं कौन? बहाउद्दीन गुरसप।
तो मोहम्मद बिन तुगलक क्रोधित होकर के हरियर बुक्का को पकड़ लेता है और बहाउद्दीन गुरसासिब को, और हरियर और बुक्का को ज़बरदस्ती इस्लाम स्वीकार करनी पड़ती है। और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद इन को अपने साथ ले जाता है, किनको, हरियर और बुक्का को। अब आगे अपन देखते हैं क्या होता है। बाद में कुछ समय पश्चात हरियर और बुक्का, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन कार्य कर रहे थे, तो दक्षिण में विद्रोह हो रहे थे, तो उनको शांत करने के लिए भेजा गया। जब हरियर बुक्का दक्षिण आए तो वहाँ पर, क्योंकि ये पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, तो वहाँ उनके जो गुरु थे विद्यारण्य, इनसे इनकी मुलाकात होती है। तो विद्यारण्य को पूरी कहानी बताती है कि भाई मैंने कैसे गुरसासिब को संरक्षण दिया, फिर वो कैसे हमें मोहम्मद बिन तुगलक पकड़ के ले गए, मुझे मुस्लिम बना दिया। तो विद्यारण्य बोलते हैं अभी कोई बात नहीं। तो वो हरियर बुक्का को वैदिक परंपरा से शुद्धिकरण कर पुनः हिंदू बना देते हैं। ठीक है। वहीं तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित अनेगोंडी के सामने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें गुरु विद्यारण्य और वेदों के भाष्यकार सायण की भूमिका रही। और क्या कर देते हैं, हरियर और बुक्का ने एक तरह से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। पर इसमें जो राजा बनता है वो हरियर बनता है, क्योंकि दोनों भाई तो राजा बन नहीं सकते थे। तो इसके लिए जो बड़ा भाई था हरियर, उसको राज सिंहासन पर बिठाया जाता है, और अनेगोंदी जो उनकी पहली राजधानी मानी जाती है, इसकी विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अनेगोंदी, वेनुगोंडा और लास्ट में चंद्रगिरी, ये 3 राजधानियाँ विजयनगर साम्राज्य की रहीं। अब विजयनगर साम्राज्य पे 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 300 वर्षों तक शासन किया, जिसमें संगम वंश, सालोब वंश और तुलुप वंश और अराबिदु या अरिबिडु वंश, ये प्रमुख राजवंश रहे हैं। और इनके जो संस्थापक हैं, जैसे संगम का हरियर बुक्का, सालोब का नरसिंह सालोब, तुलुप का वीर नरसिंह और अरिबाडु का तिरुमल थे। और इनका ये शासनकाल है, तो सभी याद रखना है शासनकाल को। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। अब जो विजयनगर साम्राज्य था वर्तमान में, उसके जो भग्नावशेष हैं कैसी नज़र में आए, कैसे लोगों को पता चला, तो हम्पी की खोज के बारे में पढ़ लेते हैं। हम्पी के जो भग्नावशेष हैं वो 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा हम्पी की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है कॉलिन मैकेंजी। और मैकेंजी कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, ने इस स्थान का पहला मानचित्र भी तैयार किया। और लगभग 1754 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया, तो आपको कॉलिन मैकेंजी। जहाँ इतिहास का विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने उसे साम्राज्युम की संज्ञा दी। मतलब जो विजयनगर है उसको किस नाम से पुकारते थे वहाँ के स्थानीय लोग, साम्राज्युम। अब ऐतिहासिक स्रोत क्या है विजयनगर साम्राज्य के, तो 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेख प्राप्त किए, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत प्राप्त किए, और अन्य तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखे हुए प्रमुख साहित्य। पुर्तगाली इस साम्राज्य को विनाश नागा राज्य के नाम से जानते थे। तो कभी कभार ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लिया जाए, तो ये तथ्य भी याद रखना, विनाश नागा राज्य के नाम से पुर्तगाली विजयनगर साम्राज्य को जानते थे। विजयनगर के अब से आधुनिक कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट
पाए गए। और हिस्ट्री क्लास राजकुमार सर, इस यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है राय, नायक और सुल्तान। तो जैसा कि मालूम होगा आपको, जो राजा थे विजयनगर के, वो राय की भी उपाधि धारण करते थे। ठीक है। तो परंपरा और अभिलेखी साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों, किसने, हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। और इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपरा मानने वाले लोग रहते थे। तो इससे पहले मैं जो मानचित्र पर चर्चा की थी उससे आप पता लगा सकते, क्योंकि उत्तर में जो था बहमनी साम्राज्य, वहाँ पर बहमनी सल्तनतें थीं जो कि इस्लाम को मानने वाले थे, और जो विजयनगर साम्राज्य था वो हिंदू धर्म परंपराओं को मानने वाला था। कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के रायचूर दोआब क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य से पहले शक्तिशाली राज्य जैसे तमिलनाडु में चोल, कर्नाटक में होयसल के राज्यों का विकास देखा, जिसकी निशानी बृहदीश्वर मंदिर, जो कि चोल साम्राज्य की स्थापत्य कला का अभूतपूर्व निशानी है, जिसको आगे चल के विजयनगर साम्राज्य ने भी इस परंपरा को बढ़ाया था, क्योंकि उनके समय में स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन हो गए, और उनके जो मंदिर आज भी अपन को देखने को मिलते हैं। अब शासक व व्यापारी वर्ग क्या था। इस काल में युद्ध कला प्रभावी अश्व सेना पर आधारित थी, क्योंकि इस समय अश्वों का बहुत महत्व होता था सेना में। इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात हुआ करता था। मतलब यदि पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों का जो आयात कहाँ से करते लोग, तो अरब और मध्य एशिया से करते थे। यह व्यापार आंतरिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रण में था। घोड़ों के व्यापारियों को कुदरई चेट्टी कहा जाता था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या एक वाक्य में, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें कि जो घोड़ों के व्यापारी थे उन्हें क्या कहते थे, कुदरई या चेट्टी कहा जाता था। 1498 में पुर्तगाली पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीकें, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभारने में सहायता की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों, रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। विजयनगर में उस समय बहुत ही समृद्धशाली था। गजपति, जो कि उड़ीसा के जो शासक थे, वो कौन थे उनके बारे में पढ़ लेते। गजपति का शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का स्वामी होता है, और 15वीं शताब्दी में उड़ीसा में एक शक्तिशाली राजवंश था, उसका वो गजपति नाम की उपाधि धारण करते थे। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति, घोड़ों के स्वामी तथा विजयनगर के शासकों को, विजयनगर के शासक जो अपने को राय कहते थे, और रायों का अर्थ है नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई। तो यदि कहीं क्वेश्चन आ जाए तो जो दक्कन की सल्तनतें थी वो अपने को क्या कहते थे, अश्वपति या घोड़ों के स्वामी, और विजयनगर के राजा अपने को क्या कहते थे, राय, मतलब नरपति या लोगों के स्वामी। ये उनकी क्या थी, उपाधियाँ थी। अब राज्य का जन्मोत्कर्ष और पतन। तो जैसा कि मालूम होना चाहिए कि उस समय जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें राजनीति में सत्ता के दो दावेदार हुआ करते थे।
मतलब वहाँ पर जब भी जो राजा बनते थे वो ज़्यादातर दो ही वर्ग से आते थे। एक वर्ग था शासकीय वर्ग के सदस्य, दूसरा था एक तो शासकीय सैनिक शासकीय वंश के सदस्य और दूसरा था सैनिक कमांडर। तो जिसमें पहला जो शासकीय वंश जो या कहें संस्थापक पहले जो निकले वो थे संगम वंश, जिसका जो शासनकाल 1336 से 1485 रहा। इसके बाद नेक्स्ट जो वंश आता है वो है सुलोभ वंश या सालोभ वंश। ये संगम वंश को इन्होंने उखाड़ फेंका, जो कि सैनिक कमांडर थे। मतलब ये शासकीय वंश परंपरा या राजा की परंपरा से नहीं आते थे, बल्कि ये कौन थे? सैनिक कमांडर थे। क्या थे ये? सैनिक कमांडर थे। आगे चल के फिर तुलुप वंश बैठता है और इस वंश से सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय। यदि कभी क्वेश्चन पूछ लिया विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कृष्णदेव राय ही लगाओगे, या पूछ लिया जाए कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था, तो तुलुप वंश से था। तो ये आप क्वेश्चन भी नोट करते जाएं, इनके आंसर कैसे आपको छोटे छोटे जो हैं उनको देना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कृष्णदेव राय के शासन की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करो। या क्वेश्चन आ जाए कृष्णदेव राय एक विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको सिर्फ 6 पॉइंट याद करना है और आपका आंसर कंप्लीट। कृष्णदेव राय की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित थीं। पहली, कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। मतलब उसने विस्तार भी किया और सुदृढ़ भी किया अपने शासन व्यवस्था को। दूसरा, तुंगभद्रा और कृष्ण नदी के बीच का जो रायचूर द्वीप था उसको हासिल किया, जो कि कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। तीसरा, उड़ीसा के गजपति शासकों का दमन किया 1514 में। चौथा, बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरह से पराजित किया 1520 में। कृष्णदेव राय ने राज्य को हमेशा सामरिक रूप से तैयार रखा और विजयनगर कृष्णदेव राय के समय अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थिति में फला फूला। 6, कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को जाता है, जैसे कि नांगलापुरम नामक उपनगर उन्होंने अपनी मां की याद में बनवाया था। आगे चल के 1570 में इस वंश की स्थान पर एक नया वंश आता है जिसे अराबिडू वंश भी कहते हैं, पर इसकी जो शक्तियाँ थी वो 1542 में इस वंश के हाथ में आ गई थी नियंत्रण में, और एक अन्य शासकीय वंश अरबिडू के हाथों में चला गया, जो कि 17वीं सदी के अंत तक सत्ता में काबिज रहे। और विजयनगर साम्राज्य का पतन राक्षसी तंगड़ी युद्ध में शुरू होता है, जो कि 1565 में शुरू होता है। ठीक है, जिसको अपन आगे चर्चा करेंगे अभी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है राक्षसी तांगणी या तालीकोटा के युद्ध का वर्णन करूं। तो 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री थे रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तंगणी का युद्ध दक्कनी सुल्तानों, जिसके अंतर्गत बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के साथ हुआ, जिसमें रामराय को करारी शिकस्त मिली और विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोला और उसे लूटा, और फिर कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजाड़ हो गया। मतलब इतनी बुरी तरह से बर्बरता से इन्होंने इस साम्राज्य को लूटा, यहाँ तक कि उस समय की प्रमुख कलाकृतियाँ उनको भी नष्ट नष्ट करने का काम किया इन्होंने। कृष्णदेव राय ने सुल्तानों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन भी किया था, जो सल्तनतें थी दक्कन की, और एक नई उपाधि धारण की थी यवन राज की स्थापना करने वाला। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यवन राज की स्थापना करने वाला कौन शासक था, तो आपको याद करना है कृष्णदेव राय था, जिसकी उपाधि थी यवन राज की स्थापना करने वाला। इसने एक विरुद्ध धारण किया था, इससे वो गौरव महसूस करता था।
नायक तथा राय तथा नायक। तो ये जो नायक थे उनको अमर नायक भी कहा जाता है। क्या होता था कि जो नायक थे जो मूलतः सैनिक होते थे और जो किले की सुरक्षा व्यवस्था करना और सैन्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने का काम होता था। तो अमर नायक सैनिक कमांडर थे। क्या थे ये? सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसान तथा शिल्प कर्मियों व्यापारियों से भूभाग तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए और अपने पास रखते थे, और ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप में अपने नियंत्रण में किया और राजस्व का कुछ भाग मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। तो ये अमर नायकों का काम होता था। पर ये अमर क्यों कहे गए अमर नायक? तो अमर शब्द का आविर्भाव मान्यतानुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ, जिसका अर्थ होता है लड़ाई या युद्ध, और ये फारसी शब्द अमीर से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ होता है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। तो ये नायक कौन थे? ये सैनिक कमांडर होते थे जिनका काम सैनिक शिल्प व्यापारी इनसे राजस्व वसूल करना और उस राजस्व का उपयोग व्यक्तिगत उपयोग और राजा की सहायता के लिए जो छोटे छोटे सैन्य टुकड़े रखते थे उनकी आय व्यय का खर्च करते थे, और जो बचा हुआ धन होता था वो उपहार के रूप में या कर के रूप में राजा को प्रदान करते थे। तो ये आप नोट कर लेना अमर नायक कौन थे। और यहाँ इनके इस सेवा के बदले उनको एक भूमि, इस भूमि का नाम अमरम भी कहा जाता है, अमरम भूमि दी जाती थी उनको इस सेवा के। तो आज ये क्लास समाप्त होती है, और इस वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक पहुंचाएं जो स्टूडेंट हैं, जिससे उनका भी भला हो। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।